इतिहास गवाह है प्रोग्राम में आपका स्वागत है। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हिटलर। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैटल ऑफ स्टालिनग्राड की। स्टालिनग्राड सोवियत रशिया का वो शहर जहां 1942 में दो तानाशाही ताकतों के बीच की लड़ाई इतिहास की सबसे खौफनाक लड़ाइयों में से एक बन गई। एक तरफ था आक्रमणकारी हिटलर, जिसे स्टालिन के नाम से जाने वाले इस शहर को किसी भी कीमत पर हासिल करना था, और दूसरी तरफ था स्टालिन, जिसे अपनी जमीन और इज्जत दोनों बचानी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इस भयानक एपिसोड को एडोल्फ हिटलर की सबसे बड़ी गलती भी माना जाता है। लेकिन स्टालिनग्राड के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और हिटलर और सोवियत रशिया के रिलेशनशिप को समझना होगा। बैकग्राउंड बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हिटलर की नाज़ी पार्टी अपने एंटी सेमिटिज्म यानी यहूदी विरोधी भावना और एंटी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और पॉलिसी के लिए जानी जाती थी। दूसरी ओर कम्युनिस्ट सोवियत रशिया फैशिज्म और नाजिज्म के खिलाफ थी। एक और इंपॉर्टेंट आइडिया था लेबनश्राम यानी लिविंग स्पेस का। हिटलर का मानना था कि जर्मनी के सर्वाइवल के लिए उसको न केवल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खोई हुई टेरिटरी वापस पानी थी, बल्कि उसको एक्सपैंड भी करना था। अपनी बायोग्राफी मेन कैम्प में हिटलर ने यह डिक्लेयर किया था कि जर्मन टेरिटरी का एक्सपेंशन ईस्टवर्ड होना चाहिए, जिसके लिए रशिया एक प्राइमरी टारगेट था। हिटलर के लिए लेबनश्राम सिर्फ टेरिटोरियल एक्सपेंशन ही नहीं, बल्कि जर्मन रेस की सुपेरियोरिटी एस्टैब्लिश करने का भी एक इंपॉर्टेंट मीडियम था। रशिया पर हिटलर के विचारों को एल्फ्रेड रोजनबर्ग ने काफी इन्फ्लुएंस किया था। रोजनबर्ग एक नाज़ी थियरिस्ट और आइडियोलॉग था, जिसने 1917 बोल्शेविक रेवोल्यूशन को मॉस्को में रहते हुए काफी करीब से देखा था। उसका मानना था कि यह रेवोल्यूशन एक ज्यूइश कंस्पिरेसी था। रोजनबर्ग से इन्फ्लुएंस होकर हिटलर ने यह तय कर लिया कि बोल्शेविक रशिया के साथ कोई भी अलायंस पॉसिबल नहीं है। 1933 में जर्मन चांसलर बनने के बाद हिटलर ने इंटेंसिव एंटी सोवियत प्रोपेगेंडा चलाया। दोनों पावर्स में राइवलरी इतनी बढ़ गई थी कि 1936 स्पेनिश वॉर उनके लिए प्रॉक्सी वॉर बन गई, और 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। यह वो समय था जब वेस्टर्न यूरोप में हिटलर की नाज़ी आर्मी ने अपना झंडा गाड़ दिया था। नॉर्वे, बेल्जियम, नेदरलैंड्स और फ्रांस एक के बाद एक जर्मनी के कंट्रोल में आते चले गए। इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप में यूक्रेन, बेलारूस और बाल्टिक रिपब्लिक्स और नॉर्थ अफ्रीका भी नाज़ीज के कंट्रोल में आ गए। हिटलर का सपना अब पूरा होने लगा था। बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड अ शॉर्ट लिव्ड एग्रीमेंट बिटवीन जर्मनी एंड सोवियत रशिया। पर यह सपना जितना बड़ा था, उतना ही रिस्की। यूनिफाइड जर्मनी के आइडिया का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था पड़ोसी देश पोलैंड, लेकिन उस पर कंट्रोल पाने के लिए हिटलर को एक पैसिफाइड रशिया की जरूरत थी। यही वजह थी कि हिटलर और स्टालिन के लीडरशिप में 1939 जर्मन सोवियत नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया गया। यह मोलोटोव-रिबेंट्रॉप पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। रॉ मटेरियल्स और ऑयल की बढ़ती हुई डिमांड से जर्मनी को यह समझ में आ रहा था कि सोवियत रशिया के साथ उसका इंटरैक्शन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था। स्टालिन के लिए यह पैक्ट सोवियत मिलिट्री को रीबिल्ड करने और जर्मनी के साथ कोई मेजर वॉर अवॉइड करने के लिए एक मेन मौका था। इस पैक्ट का सीक्रेट एग्रीमेंट यह था कि ईस्टर्न यूरोप दोनों पावर्स के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में डिवाइड हो जाएगा। 1 सितंबर 1939 को जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया, तब यह ब्रिटेन और फ्रांस के लिए अलार्म की तरह बज उठा। 3 सितंबर को उन्होंने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन यह जंग सिर्फ जर्मनी के खिलाफ नहीं थी। यूरोप दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ थे एलाइड पावर्स, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। दूसरी तरफ थे एक्सिस पावर्स, जर्मनी, इटली और जापान। एक बार फिर वर्ल्ड वॉर का ऐलान हो गया था। दोस्तों, इनिशियली सोवियत यूनियन ने वॉर को ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि एलाइड पावर्स और कम्युनिस्ट सोवियत रशिया एक दूसरे को सस्पिशन की नजर से देखते थे।
यही वजह है कि जर्मनी और सोवियत ने आपस में अग्रीमेंट कर लिया और इस अग्रीमेंट ने एलाइड पावर्स को हैरान कर दिया। खैर, 1939 में जर्मन और सोवियत इन्वेजन ऑफ पोलैंड के बाद दोनों पावर्स के बीच डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज काफी स्टेडी रहे। लेकिन नाजी जर्मनी और सोवियत रशिया जैसे टोटलिटेरियन पावर्स के लिए उनका एम्बिशन और म्यूचुअल सस्पिशन किसी अग्रीमेंट से बहुत बड़ा था। 1940 में स्टालिन ने जब बाल्टिक स्टेट्स, बेसारेबिया और नॉर्दर्न ब्यूकोवनिया को ऑक्यूपाई किया, तब जर्मनी के लिए यह खतरा बन गया। हिटलर के लिए अब एक टू फ्रंट वॉर नेसेसिटी जैसा बन गया। नाजी आर्मी ने आर्कटिक से मेडिटेरेनियन और अटलांटिक से ब्लैक सी तक अपनी पकड़ कायम कर ली थी। बाल्कन स्टेट्स में अपनी जीत के बाद जून 1941 में हिटलर ने सोवियत यूनियन पर अटैक लॉन्च किया, जिसे ऑपरेशन बारबारोसा के नाम से जाना जाता है। 1800 माइल लंबी फ्रंट पर नाजी आर्मी का ऑपरेशन बारबारोसा सोवियत्स के लिए खतरनाक बन गया। जर्मन्स ने ब्लिट्जक्रीग की रणनीति अपनाई। इसका मतलब था बिजली की रफ्तार जैसा एक रैपिड सरप्राइज अटैक। इसी लाइटनिंग अटैक से जर्मनी ने फ्रांस को हराया था और सोवियत रशिया के लंबे फ्रंटियर पर जर्मन्स को समय और अपने जवान दोनों को बचाने के लिए यह डॉक्ट्रिन अडॉप्ट करना पड़ा। जल्दी ही हिटलर ने लेनिनग्राड, स्मोलेंस्क, रोस्टोव और किएव जीत लिया और अब वो मॉस्को के काफी नजदीक आ चुका था। चलिए देखते हैं मॉस्को की कहानी। लेकिन मॉस्को हिटलर के सामने झुकने वाला नहीं था। रेड आर्मी के काउंटर ऑफेंसिव ने जर्मन्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जल्दी ही रिसोर्सेस की कमी और एक थकी हुई नाजी सेना के लिए रशिया की इंटेंस सर्दी में मल्टीपल फ्रंट्स पर लड़ाई एक मेजर चैलेंज साबित हो रही थी। 1942 तक ऑपरेशन बारबारोसा सोवियत रशिया को हराने में नाकामयाब रहा। लेकिन अब हिटलर का प्लान चेंज होता है। चलिए देखते हैं कैसे। हिटलर ने उसी साल समर कैंपेन के लिए सदर्न रशिया की ओर निशाना लगाया। उसकी वॉर मशीन को अब ऑयल और आयरन ओर जैसे वाइटल रिसोर्सेज की जरूरत थी। इस प्लान का कोड नेम था केस ब्लू, जिसके मुताबिक जर्मन आर्म्ड फोर्स बाकू और अजरबैजान के ऑयल फील्ड्स को इन्वेड करने वाले थे। इसी रास्ते में था स्टालिनग्राड नाम का एक शहर, जिसे आज वोल्गोग्राड के नाम से जाना जाता है। स्टालिनग्राड सदर्न रशिया में वोल्गा नदी के किनारे बसा एक इंडस्ट्रियल शहर था। यहां की इंडस्ट्रीज रेड आर्मी के टैंक्स और हथियार की मेन सप्लायर्स थे। मेजर सप्लाई लाइंस के रूट में होने के कारण भी इस शहर को जीतना हिटलर के लिए बहुत वैल्यूबल था। लेकिन इससे भी बढ़कर एक और वजह थी। स्टालिन के नाम के इस शहर पर जीत हासिल करना हिटलर के लिए एक ईगो का भी सवाल बन गया। हिटलर ने अपनी आर्मी ग्रुप को दो हिस्सों में बांट दिया। आर्मी ग्रुप साउथ ए कॉकेसस ऑयल फील्ड्स की ओर रवाना हुई। आर्मी ग्रुप साउथ बी वोल्गा और स्टालिनग्राड की ओर बढ़ी। जर्मन फील्ड कमांडर्स को हिटलर की इस स्ट्रैटेजी पर भरोसा नहीं था। उनका मानना था कि वन टारगेट एट अ टाइम से जर्मन आर्मी को मैक्सिमम फायदा होता। लेकिन हिटलर को सिर्फ जंग जीतना नहीं था, बल्कि उसको जल्दी जीतना था, और इसलिए उसके ऑर्डर्स पर जर्मनी मल्टीपल टारगेट्स को निशाना बनाकर चल रही थी। कई सीनियर नाजी स्ट्रैटेजिस्ट्स ने हिटलर से रिक्वेस्ट की थी कि वो पहले स्टालिनग्राड को कैप्चर करें और उसके बाद ऑयल फील्ड्स की तरफ बढ़ें। लेकिन हिटलर की डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज में किसी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की कोई जगह नहीं थी। वैसे भी जर्मन आर्मी कई जवानों को खो चुकी थी, इसलिए हिटलर को अपनी एलाइड पार्टनर्स की मदद की सख्त जरूरत थी। और इसलिए बैटल ऑफ स्टालिनग्राड के लिए इटली, स्पेन, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया से 52 नॉन जर्मन डिविजन्स रिक्रूट किए गए। चलिए बैटल के डेवलपमेंट्स को डिटेल में समझते हैं। अगस्त 1942 में जब नाजी सेना स्टालिनग्राड पहुंची, तब यह शहर एक महासंघर्ष का थिएटर बन गया। जर्मनी ने एयर स्ट्राइक से स्टालिनग्राड पर आक्रमण शुरू किया। जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफे ने 23 अगस्त 1942 से स्टालिनग्राड पर एयर रेड्स किए और एक हफ्ते से ज्यादा चलने वाली इस एयर रेड में करीब 40,000 रशियंस मारे गए। अक्टूबर के एंड तक जर्मन आर्मी ने स्टालिनग्राड शहर के लगभग 90% हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन यह जंग सिर्फ एयर पावर के दम पर नहीं जीती जा सकती थी, और जर्मन आर्मी को जल्दी ही यह एहसास होने लगा कि इस शहर में लड़ना कितना मुश्किल था। हिटलर की 6th आर्मी ने तो स्टालिनग्राड के अंदर कदम रख दिया था,
पर शहर के बॉर्डर्स को कमजोर रोमेनियन और इटालियन फौज के भरोसे छोड़ दिया गया। जब तक जर्मन आर्मी स्टालिनग्राड पहुंची, तब तक पूरा शहर एक खंडहर बन गया था, क्योंकि रशियन रेजिस्टेंस को दबाने के लिए हैवी एरियल बम्बार्डमेंट्स किए गए थे। इन रूइंस के बीच जर्मन आर्मी का मूवमेंट मुश्किल हो गया। स्टालिनग्राड की जनता भी अब इस जंग में शामिल हो गई। उन्होंने एंटी टैंक डिचेस और ट्रेंचेस जैसे लोकल डिफेंसेस खड़े कर दिए। स्टालिन का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि कोई भी रशियन जवान या सिविलियन शहर छोड़कर न भागे। स्टालिन की रेड आर्मी की मेन स्ट्रैटेजी थी कि वो शहर का कोई भी ग्राउंड खाली न छोड़े। उन दिनों रेड आर्मी का ऑर्डर नंबर 227 मशहूर हो गया। ये ऑर्डर था नॉट अ स्टेप बैक। कई मौके ऐसे थे जिनमें पीछे भागने वाले अपने ही जवानों को रेड आर्मी के कमांडर्स गोली मार देते थे। उधर जनरल फ्रीडरिक पॉलस की कमांड में फंसी हुई जर्मन सेना के सामने अब फूड, फ्यूल और एमिनिशन का शॉर्टेज एक बड़ा चैलेंज था। नवंबर में स्टालिन ने 1.2 मिलियन सोवियत जवानों को जर्मन 6th आर्मी के खिलाफ तैनात किया। 19 नवंबर को रेड आर्मी ने ऑपरेशन यूरेनस लॉन्च किया। इस काउंटर अटैक में रेड आर्मी ने जर्मन फोर्सेस को चारों तरफ से घेर लिया। सोवियत 6th आर्मी के कमांडर जनरल ज़ुकोव ने हग द एनिमी यानी दुश्मन को घेर कर किया गया क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट टेक्निक इस्तेमाल किया। इस नए अर्बन वॉरफेयर के लिए जर्मन सेना तैयार नहीं थी। लगभग 3 लाख जर्मन फोर्सेस स्टालिनग्राड के बर्फीले वेस्टलैंड में ट्रैप हो चुकी थी। जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफे भी अपनी एयर पावर स्टालिनग्राड पर इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। 2 महीने तक एक्सिस फोर्सेस सोवियट्स के इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाई। जनवरी 31, 1942 में पॉलस, जिसको हाल ही में हिटलर ने फील्ड मार्शल बनाया था, उसने रेड आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। ये जर्मनी के इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी फील्ड मार्शल को जिंदा कैप्चर किया गया था। लगभग 91,000 जर्मन सोल्जर्स कैप्चर किए गए। उनमें से सिर्फ 5,000 लौट पाए थे। पर आखिर हिटलर की सबसे बड़ी जंग, उसकी सबसे बड़ी गलती कैसे बन गई? आइए देखते हैं। दोस्तों, पहली गलती थी ईगो। कई हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि स्टालिनग्राड पर जर्मनी का अटैक अननेसेसरी था, क्योंकि यह हिटलर के लिए सिर्फ उसके ईगो की लड़ाई थी। हिटलर ने सिर्फ अपने ओवर कॉन्फिडेंस के भरोसे स्टालिनग्राड पर आक्रमण किया था। दूसरी गलती थी 2 फ्रंट वॉर। वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप में एक ही समय पर वॉर करना हिटलर की ग्रैंड स्ट्रैटेजी का सबसे कमजोर एलिमेंट था। उसके पास ना ही एक मजबूत कोअलिशन था और ना ही कंटिंजेंसी प्लान। तीसरी गलती यह थी कि जर्मन हाईकमांड स्टालिनग्राड में लड़ रहे फौज को लगातार मिसलीड करता रहा। हिटलर की जिद के चलते जर्मन सेना एक्सट्रीम कंडीशंस में स्टालिनग्राड में ही लड़ती रही। अपनी फंसी हुई फौज के लिए जब जनरल पॉलस ने रीइंफोर्समेंट्स की मांग की, तो हाईकमांड यह आश्वासन देता रहा कि हथियार और खाने का सामान एयर ड्रॉप कर दिया जाएगा, ये जानते हुए भी कि रेड आर्मी ने एयर ब्लॉकेड कर रखा था। चौथी गलती यह थी कि जर्मन पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने रेड आर्मी को काफी अंडर एस्टिमेट किया था। कहते हैं कि जंग में अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन हिटलर को लगा था कि कुछ ही महीनों में स्टालिनग्राड जर्मनी के कब्जे में आ जाएगा। उसे इस बात की भी तसल्ली थी कि स्टालिन अपनी टॉप लीडरशिप में पर्जेस कर रहा था, जिसका इंपैक्ट रेड आर्मी के परफॉर्मेंस पर जरूर पड़ता। लेकिन हिटलर को रेड आर्मी के डिसिप्लिन, कमिटमेंट और कोअर्जन का अंदाजा नहीं था, और न ही वो इस बात के लिए तैयार था कि सिविलियंस भी इस जंग में एक अहम भूमिका निभाएंगे। सोवियत स्ट्रैटेजी और वहां की सर्दी दोनों जर्मन्स पर भारी पड़ गई। तो दोस्तों, ये थी स्टालिनग्राड में हुई हिटलर की सबसे बड़ी गलती की कहानी। ब्रिटिश हिस्टोरियन एंटोनी बीवो का मानना है कि बैटल ऑफ स्टालिनग्राड सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट था। सोवियत रेड आर्मी और जर्मन आर्मी दोनों को यह समझ में आ गया था कि बर्लिन में भी उतना ही खून बहना था जो स्टालिनग्राड में बहा था। करीब 1 मिलियन एक्सिस सोल्जर्स को खोने के बाद स्टालिनग्राड की हार ने हिटलर के क्लेम ऑफ जर्मन सुपीरियरिटी को कंप्लीटली तोड़ दिया। हिटलर की लीडरशिप में यह जर्मनी के इतिहास में सबसे बड़ी हार थी, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रुख मोड़ दिया और एलाइड पावर्स को जीत हासिल करा दी। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।